पावर सेक्टर से जुड़ी एक ऐसी कंपनी जिसको चलाने के लिए पावर नहीं कंप्यूटर का ज़रूरत होता है। इसका कैपेक्स तो है 1 रुपया, लेकिन कमाई है 100 रुपया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं IEX लिमिटेड के बारे में। हम यह कंपनी को मोस्टली 4 पॉइंट पे एनालाइज करेंगे। पहला हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और चौथा फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स में मैं लास्टली आपको यह बताऊंगा कि क्या IEX इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है अथवा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। साल 1992 से पहले इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिंगल पार्ट टैरिफ में चलता था। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अगर मान लेते हैं 100 रुपये खर्च करके बिजली बनाती है तो उसे 110 या 120 रुपये पे कर दिया जाता था। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोड्यूस हुआ, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एफिशिएंसी काफ़ी लो होता था। साथ ही कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए कभी काम करने का कोशिश भी नहीं करती थी। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए KP राव कमेटी ने रिकमेंड किया 2 पार्ट टैरिफ सिस्टम, जो मोस्टली NTPC का ही केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी। इसमें बेसिकली कुछ फिक्स्ड चार्जेस के अलावा थोड़ा बहुत वेरिएबल चार्ज पे किया जाता था, ताकि कोई अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिले और कोई अगर कम प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी तो उसको थोड़ा कम पैसा मिले। इससे कंपनी का एफिशिएंसी तो इम्प्रूव होने लगा, लेकिन डिमांड बहुत हाई था और कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा था, जिसके चलते 1994 में इंडिया ने US की एक कंपनी ECC को इंडियन पावर सेक्टर को स्टडी करने और सूटेबल टैरिफ सिस्टम को रिकमेंड करने को कहा। और यही जन्म होता है अवेबिलिटी बेस्ड टैरिफ सिस्टम का 1998। अगर आपको अवेबिलिटी बेस्ड टैरिफ सिस्टम के बारे में पूरा जानना है तो मैंने लिंक में एक डिस्क्रिप्शन दिया, आप मेरे वेबसाइट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। अभी बस इतना समझिए कि जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उतना पेमेंट होगा। बस अंतर सिर्फ उसमें इतना आ गया था कि सबसे पहले डिमांड पूछा जाएगा कि आपको कितना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। बस यही अंतर थोड़ा सा हो गया था। और इसी को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का गठन भी होता है, जो इसे रेगुलेट करे। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। स्टेट गवर्नमेंट जितना इलेक्ट्रिसिटी बोलती थी उतना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी उसको प्रोड्यूस करके दे देती थी। दिक्कत तब स्टार्ट हुआ जब इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड फ्लक्चुएट होने लगा। जैसे बहुत सारा जगह अलग अलग समय अलग अलग डिमांड रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे वो एग्रीकल्चरल वर्क की वजह से हो या वेरियस फेस्टिवल की वजह से हो, जिसके वजह से इसको फोरकास्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। इससे होता यह था कि अगर एग्जाम्पल से समझे तो मान लेते हैं कि झारखंड को 100 यूनिट का बिजली 1 साल में ज़रूरत था, एग्जाम्पल है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बोलती हमको 100 यूनिट बिजली 1 साल में चाहिए। अब मान लेते हैं कि किसी रीजन से मान लेते हैं मौसम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से झारखंड बस 80 यूनिट बिजली ही कंज्यूम कर पाती है, तो यहाँ पे 20 यूनिट बिजली बर्बाद हो जाएगा। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि 1 साल से 4-5 दिन पहले मेरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है या झारखंड का इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है, तो 4-5 दिन अगर टोटल ब्लैकआउट हो गया तो कितना ज़्यादा इकोनॉमी को लॉस होगा झारखंड का। और ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया 4-5 दिन पहले उसको बढ़ाने के लिए हम कुछ एप्लीकेशन डाल दें, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट होता है 2 कंपनी के बीच में, ये बहुत लंबा एग्रीमेंट होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो हमको 4 दिन के लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। बस यही सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CERC शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी को बाय सेल करने का प्लान करती है, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी 2-4 दिन के लिए खत्म भी हो जाए तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जा सके, या फिर किसी के पास अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो यहाँ आके बेच सके। और यही जन्म होता है, इसी रीजन की वजह से जन्म होता है IEX का इन 2007, जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती थी, जिसका मुख्य काम था इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस कंपनी से मिलाना। कंपनी को स्टार्ट किया था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन FTIL का प्रमोटर जिग्नेश शाह पे कुछ एलिगेशन लगा, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को उनका शेयर बांट दिया गया। और कंपनी अभी प्रोफेशनल रन कंपनी की तरह काम कर रही है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि सरकार चाहती है कि जो भी डिमांड सप्लाई हो इलेक्ट्रिसिटी का, वो प्रॉपर मार्केट डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड हो। वो खुद नहीं चाहती बीच में घुसना। इसीलिए सरकार ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोत्साहित करने का कोशिश किया, ताकि और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। प्राइसिंग का सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा कि मान लेते हैं 2-4 दिन के लिए अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो मिल जाएगा। तीसरा ये होगा कि मान लेते हैं कोई ओवर प्रोडक्शन कर देता है इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे वो आके बेच सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। कितना स्टोर कीजिएगा बैटरी में, उसको ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को मंजूरी दे दिया। अब हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी मार्केट काम कैसे करता है। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी, जो रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जिसको हम जेनकोस बोल सकते हैं। जैसे अडानी पावर हुआ, NTPC हुआ, जिंदल हुआ, टाटा पावर हुआ, टोरेंट पावर हुआ, एटसेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद इसे ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये ट्रांसमिटिंग करती है मोस्टली पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेजरली। और भी बहुत कंपनीज है, लेकिन मेजरली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही होता है। लास्टली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास पहुंचती है, जिसको कि हम डिस्कॉम बोलते हैं, या स्टेट के पास पहुंचती है, हम बोल सकते हैं। मोस्टली स्टेट गवर्न करती है इसको। यहाँ पहुंचने के बाद कंपनी इसे घर या ऑफिस तक, हमारे घर या ऑफिस तक पहुंचाती है। तो ओवरऑल कंजम्पशन में लगभग 88 to 89% PPA के थ्रू या फिर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिकता है। मतलब समझे तो डिस्कॉम कंपनी जो है वो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट करती है, किससे? जिनको से।
बहुत लंबा लंबा ये एग्रीमेंट होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इवन 25-30 साल का भी ये एग्रीमेंट होता है। और ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट 1 या 2 दिन में हो जाएगा, इस एग्रीमेंट को करने के लिए महीनों का समय लगता है। बाकी बचा हुआ 11% शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए बेचा जाता है, जिसमें से लगभग 5% डायरेक्ट जेनकोस और डिस्कॉम के थ्रू होता है और बाकी बचा 6% IEX में ट्रेड होता है। और इस 6% का लगभग 90 to 95% मार्केट कैप्चर करके बैठी है IEX, या कहें इसका मोनोपोली है। अगर थोड़ा सा इसका प्रोडक्ट का बात करें तो सबसे पहला DAM, इसमें अगला दिन के लिए 15-15 मिनट का लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेचा जाता है। दूसरा है TAM, इसमें 1 दिन से लेकर 11 दिन तक का इलेक्ट्रिसिटी बेचा जाता है। बेसिकली IEX ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, बेच नहीं रही है, वो प्रोवाइड कर रही है किस तरीके से यहाँ बेचा खरीद बिक्री होगा। तीसरा है RTM, मतलब 1 घंटे के बाद अगर आपको बिजली चाहिए तो तुरंत ट्रांसमिट किया जा सकता है, RTM के थ्रू होगा। चौथा है क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अब बांग्लादेश या नेपाल में अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ से भी बिजली खरीद सकते हैं। पाँचवा है REC, सरकार बेसिकली क्या करती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए वो मिनिमम रिक्वायरमेंट देती है कि आपको इतना %, कंपनी को बोलती है कि आपको इतना % रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करना ही पड़ेगा। अब मान लेते हैं साल खत्म होने वाला रहता है, अब कोई कंपनी उतना % तक यूज नहीं किया है तो क्या करेगा? वो बेसिकली करती क्या है, जो कंपनी यूज नहीं कर पाई है उतना रिन्यूएबल एनर्जी, वो एक सर्टिफिकेट खरीद लेती है जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है उससे, तो उसका भी काम हो जाता है। बेसिकली इसमें सपोर्ट करना है, सरकार चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी उसको सपोर्ट करे। हम सबको पता है कि थर्मल एनर्जी को बनाना, थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, जबकि रिन्यूएबल से बनाना बहुत ज़्यादा महंगा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो खर्चा ज़्यादा है। तो उसको सब्सिडी सरकार कितना देगी, तो उससे बेटर है कि कंपनी के थ्रू उसको थोड़ा बहुत सप्लाई पैसा हो जाता है। छठा में है GTM, ये सेम टैम की तरह है, लेकिन इसमें ग्रीन एनर्जी या कहें रिन्यूएबल एनर्जी को बेचा जाता है, मोस्टली 1 दिन से 11 दिन तक सेम है टैम की तरह। सातवां है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, सरकार बहुत से कंपनियों को ये बोल कर रखी है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि एनर्जी सेविंग आप कर सके, चाहे आप LED बल्ब यूज कीजिए या हाईली एफिशिएंट एडवांस्ड मशीन यूज कीजिए। हम मान लेते हैं कि बहुत सारा कंपनी जो लिमिट दिया हुआ है उससे कम करेगा, बहुत सारा कंपनियों को जो ज़्यादा करेगा, तो जो कंपनी ज़्यादा करेगा वो एक सर्टिफिकेट बना के देगा किसको, जो कम किया है उसको, तो दोनों का पूरा हो जाएगा। तो ये सब काम बेसिकली यहाँ IEX में ट्रेड होता है, ये सर्टिफिकेट सब ट्रेड होता है और मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होता है। ये तो हम बात किए प्रोडक्ट का। अब इसमें से कंपनी पैसा कैसे बनाती है, IEX को पैसा कैसे आता है? IEX 2 तरीके से बेसिकली पैसा कमाता है। सबसे पहला तो जो कंपनी यहाँ मार्केट में लिस्ट होने आती है, एडमिशन कराती है, तो उससे कंपनी को लगभग 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कहने का मतलब है कि जो कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी खरीदना है या बेचना है वो यहाँ आएगी, पहले मार्केट में लिस्ट होगी। बाकी बचा हुआ 90% ट्रांजैक्शन के बेसिस पे होता है, मतलब कोई एक सेलर या बायर खरीद बिक्री करता है तो उससे कंपनी को लगभग 4 पैसा जनरेट होता है, बायर से 2 पैसा और सेलर से 2 पैसा कंपनी को फायदा होता है, तो 4 पैसा एक ट्रांजैक्शन में कंपनी को मिलता है। IEX का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में बाय सेल होने के बावजूद कुछ रीजन से कंप्लीट नहीं हो पाता है, लगभग 15% 2015 के हिसाब से। पर अच्छा बात यह है कि IEX से तभी रेवेन्यू में शो करेगी जब जो सप्लायर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर उसको पैसा मिल गया प्लस वो इलेक्ट्रिसिटी भेज दिया हो, तभी जाके वो अपना रेवेन्यू में उसको रिकॉर्ड करेगी। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करती तो ब्लफिंग होने का चांसेस था, मतलब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू को अब्रप्ट इंक्रीज करने का चांसेस था विदाउट इवन ट्रेडिंग, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें तो पिछला 10 साल में कंपनी का सेल्स ग्रो किया है CAGR ऑफ 20% और प्रॉफिट ग्रो किया है 23%, जो क्लियरली दिखाता है कि कंपनी का मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है विदाउट टेकिंग एनी सिग्निफिकेंट डेट और मेजर इन्वेस्टमेंट इन कैपेक्स। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन और नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इतना हाई है कि हर कोई इस बिजनेस में इंटर करना चाहेगा, लेकिन रेगुलेशन का बैरियर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और लैक ऑफ प्राइसिंग पावर एकदम रिस्ट्रिक्ट करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं होना चाहिए। अगर आप बिना कुछ सीखे स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली घुस ही चुके हैं और सोच चुके हैं कि अपने पैसों को बर्बाद करना ही है, तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स है, उसको बिल्कुल ना करें। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट का। ये एक प्रोफेशनली रन कंपनी है जिसका रेम्यूनरेशन भी काफ़ी लो है और कंपनी के खिलाफ कोई खास सिग्निफिकेंट केसेस नहीं मिला। लास्टली हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स का। कंपनी का डेट 0 है और कॉम्पिटिशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी मस्त है, बहुत ज़्यादा है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत। कंपनी का प्रॉफिट इजीली कैश में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने से क्लियरली दिख रहा है। और कंपनी को पता है कि ये इस बिजनेस को स्केल नहीं कर सकती, क्योंकि इसको स्केल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्ट टर्म मार्केट है उसका डिमांड सप्लाई को खुद ब खुद बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी कुछ नहीं कर सकती, वो खुद ब खुद डिमांड सप्लाई को बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी 50% अपना जो पैसा है उसको डिविडेंड में खर्च कर देती है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। लास्टली हम बात करेंगे वैल्यूएशन का। लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है लगभग 180 करोड़ से 200 करोड़ के आसपास। तो अगर हम 200 करोड़ माने तो अगर इसको हम 20 to 30 का PE मल्टीपल देते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन आता है अराउंड 4000 to 6000 करोड़। और अगर कंपनी एक कैश जनरेटिंग कंपनी है और इसका फ्री कैश फ्लो के हिसाब से निकाले तो लगभग 2500 to 3000 करोड़ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आता है इसका वैल्यूएशन थ्रू DFC मेथड। ये तो था ओवरऑल एनालिसिस IEX के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।